हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लिंग संलग्नता क्या है और लिंग संलग्न वंशागति क्या है। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि संलग्नता वह लक्षण है जिसके आधार पर किसी एक गुणसूत्र पर स्थित जीन एक साथ अगली पीढ़ी में जाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ये हमने संलग्नता में देखा और आज हमें देखना है लिंग संलग्नता क्या है। तो पहले हम यह जानें कि किसी भी जीव के अंदर दो प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। कुछ गुणसूत्र कायिक होते हैं जो कि जीव के शरीर के रचनाओं का निर्धारण करते हैं और कुछ गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र होते हैं। अगर हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्य के शरीर में टोटल 46 या 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से 44 गुणसूत्र कायिक गुणसूत्र कहलाते हैं और 2 गुणसूत्र लिंग निर्धारण करते हैं या लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। किसी स्त्री के पास 44 धन XX 46 गुणसूत्र और किसी पुरुष के पास 44 धन XY 46 गुणसूत्र होते हैं। पहले यह माना जाता था कि लिंग गुणसूत्र केवल लिंग का निर्धारण करते हैं, परंतु बाद में अनेक परीक्षणों और परिणामों के द्वारा ये देखा गया कि लिंग गुणसूत्र पर भी कुछ ऐसे जीन होते हैं जो कायिक लक्षणों का भी निर्धारण करते हैं। तो आइए हम देखें। जैसा कि मैंने अभी बताया, प्रारंभ में ये माना गया था कि लिंग गुणसूत्र पर केवल लिंग का निर्धारण करने वाले जीन पाए जाते हैं, पर बाद में अनुसंधानों और निष्कर्षों से ये बात प्रमाणित हो गई कि इन गुणसूत्रों पर शरीर के फिनोटाइप लक्षणों को प्रभावित करने वाले जीन भी पाए जाते हैं। तो वो जीन जो कि लिंग गुणसूत्र पर पाए जाते हैं उन्हें हम लिंग संलग्न जीन कहते हैं। तो यहाँ हम देखें लिंग संलग्न जीन क्या हैं। तो जैसा कि अभी हमने बताया कि वे जीन जो कि लिंग गुणसूत्र पर हों तो वो क्या कहलाएंगे? लिंग संलग्न जीन। वे समस्त जीन जो लिंग गुणसूत्र पर पाए जाते हैं और वो लिंग का निर्धारण तो करते ही हैं, साथ ही साथ उसके अलावा भी कुछ ऐसे जीन पाए जाते हैं जो कि फिनोटाइप या जीव के शरीर की रचना को प्रभावित करते हैं। तो जीवों में लिंग प्रारूप के साथ ये वंशागत भी होते हैं। ऐसे जीन जो कि लिंग गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, भले वो चाहे लिंग का निर्धारण करें चाहे वो जीव के शरीर की रचना का निर्धारण करें, उन सबको हम एक साथ लिंग संलग्न जीन कहते हैं। और ऐसे जीन की वंशागति को लिंग संलग्नता वंशागति अथवा लिंग संलग्नता कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मनुष्य में लिंग गुणसूत्र X और Y होते हैं। इसमें से जो Y गुणसूत्र है इसके पास बहुत कम जीन पाए जाते हैं और Y गुणसूत्र पर पाए जाने वाले जीनों को होलोंड्रिक जीन कहा जाता है, जबकि X गुणसूत्र पर ज़्यादा जीन पाए जाते हैं। और X और Y दोनों चूँकि समजात नहीं हैं इसलिए इनके बीच क्रॉसिंग ओवर भी नहीं होती। तो ज़्यादातर लिंग संलग्न बीमारियां X गुणसूत्र पर उपस्थित जीन के कारण होती हैं। X गुणसूत्र पर अगर कोई जीन अप्रभावी रूप में भी उपस्थित होता है तो वह भी बीमारी का कारण बनता है। आइए हम यहाँ पर मनुष्य में लिंग संलग्नता की वंशागति के उदाहरण देखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सेक्स लिंक इनहेरिटेंस इन मैन, अर्थात मनुष्य में लिंग संलग्नता वंशागति के उदाहरण। 2 उदाहरण प्रमुख रूप से देखने में आते हैं। एक है हीमोफीलिया रोग और दूसरा है रंग वर्णांधता रोग। ये दोनों बीमारियां X गुणसूत्र पर पाए जाने वाले अप्रभावी जीन के कारण होती हैं। अगर हम हीमोफीलिया के बारे में देखें तो यह एक बहुत ही खतरनाक रोग है। एक सामान्य व्यक्ति में रक्त का थक्का 2 से 8 मिनट में जम जाता है, लेकिन जिस व्यक्ति को हीमोफीलिया रोग होता है उसके रक्त का थक्का जमने में
आधा घंटा से लेकर कभी कभी 24 घंटे या 12 घंटे तक लग सकते हैं, या उसमें रक्त का थक्का जल्दी नहीं जमता। ऐसी स्थिति में अगर इस मनुष्य का कहीं पर एक्सीडेंट हो जाए या चोट लग जाए तो उसके शरीर से बहुत ज़्यादा रक्त बाहर निकल जाता है और उसकी डेथ तक हो सकती है। तो यह एक लिंग संलग्न रोग है, हीमोफीलिया। इसी तरह एक और बीमारी है रंग वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस। यह एक ऐसी बीमारी है जिस बीमारी में व्यक्ति कुछ खास रंगों में अंतर नहीं कर पाता। जैसे जिसे रंग वर्णांधता का रोग होगा वो लाल और नीले में अंतर नहीं कर पाएगा और लाल और हरे में अंतर नहीं कर पाएगा। अगर उसको लाल और हरा दोनों रंग एक से दिखाई देते हैं तो इसे हम रंग वर्णांधता रोग कहते हैं। अब ये बीमारियां अगली पीढ़ी में कैसे पहुंचती हैं, और अनेक बार इस तरह से प्रश्न आए हैं कि क्या होगा यदि एक दंपत्ति में स्त्री रंग वर्णांध हो और पुरुष सामान्य हो, तो उनकी संतानें कैसी होंगी। या एक और प्रश्न पूछा जाता है कि किसी हीमोफिलिक स्त्री का विवाह अगर किसी सामान्य पुरुष से हो तो उसकी संतानें कैसी होंगी। तो इसको समझने के लिए पहले अगर हमको इन सभी के संकेत पता हों तो हम आसानी से रिजल्ट निकाल सकते हैं कि इनके पास कौन से गुणसूत्र होते हैं और किस तरह के युग्मक निर्मित होंगे। तो हम देखें, कोई सामान्य स्त्री के लिए 44 धन XX अर्थात सामान्य स्त्री के पास टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं जो कि 44 धन XX होते हैं। कोई हीमोफिलिक स्त्री अगर होगी तो उसके X गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन उपस्थित होगा, अर्थात हीमोफिलिक स्त्री के लिए हम लिखेंगे 44 XH। ये H हीमोफीलिया रोग का कारक जीन है जो कि X गुणसूत्र पर अप्रभावी रूप में पाया जाता है। इसी तरह से हीमोफीलिया वाहक स्त्री हम किसको कहेंगे? ऐसी स्त्री जिसमें हीमोफीलिया रोग का जीन तो होगा पर उसको स्वयं हीमोफीलिया रोग नहीं होगा, और ऐसी स्त्री के लिए हम संकेत लिखेंगे 44XH। यानी इस स्त्री के एक X के ऊपर H जीन होगा अप्रभावी रूप में और दूसरे X के ऊपर नहीं होगा। तो फिर से देख लें, सामान्य स्त्री के लिए 44XX, हीमोफिलिक स्त्री के लिए 44XH, हीमोफीलिया वाहक स्त्री के लिए 44XH, और कोई सामान्य पुरुष है तो 44XY गुणसूत्र, और कोई हीमोफिलिक पुरुष है तो 44XH और Y गुणसूत्र। यहाँ पर आप देख रहे होंगे हमने हीमोफीलिया वाहक पुरुष नहीं लिखा है। ऐसा क्यों? क्योंकि पुरुष के पास एक ही X गुणसूत्र होता है और अगर उस X गुणसूत्र पर H अप्रभावी जीन है तो वह हीमोफिलिक हो जाता है, क्योंकि उसके पास तो दूसरा गुणसूत्र X है ही नहीं, वो Y है। इसी तरह हम देखें कि रंग वर्णांधता के लिए कौन से संकेत प्रयोग में लाए जाते हैं। तो रंग वर्णांधता के लिए अगर सामान्य स्त्री है रंग वर्णांधता की तो हम लिखेंगे वही 44XX। ये सामान्य स्त्री का संकेत है। रंग वर्णांध स्त्री 44XC, यानी इसके दोनों X गुणसूत्र पर रंग वर्णांधता का अप्रभावी जीन होगा। रंग वर्णांधता वाहक स्त्री 44XCX, और सामान्य पुरुष के लिए 44X और Y। रंग वर्णांध पुरुष के लिए 44XCY। तो इस तरह से आपने देखा कि अगर कोई सामान्य स्त्री है तो 44XX गुणसूत्र, रंग वर्णांध स्त्री है तो 44XCXC, दोनों C रंग वर्णांधता के जीन X गुणसूत्र पर अप्रभावी रूप में होंगे। रंग वर्णांधता वाहक स्त्री है तो उसके एक X गुणसूत्र पर ये C जीन होगा और दूसरे पर नहीं होगा और ये अप्रभावी रूप में होगा, इसलिए ऐसी स्त्री को रंग वर्णांधता रोग नहीं होगा।
पुरुषों में सामान्य पुरुष के लिए 44XY और रंग वर्णांध पुरुष के लिए 44XCY। क्योंकि पुरुषों में दूसरा X गुणसूत्र नहीं होता, इसलिए ऐसे पुरुष अगर एक X पर भी रंग वर्णांधता का अप्रभावी जीन है तो वो रंग वर्णांध हो जाते हैं। आइए अब हम आगे देखते हैं कि किस तरह से किसी सामान्य स्त्री और उसका विवाह किसी हीमोफिलिक पुरुष से हो तो कैसी संतानें होंगी, या कोई और संयोजन हो तो किस तरह से संतानें होंगी। हीमोफीलिया तथा रंग वर्णांधता के से संबंधित परीक्षा में अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं। उन्हीं में से एक प्रश्न यहाँ मेरे द्वारा लिया गया है। एक हीमोफिलिक पुरुष और सामान्य स्त्री द्वारा उत्पन्न संतानों में हीमोफीलिया की वंशागति समझाइए। तो इसको लिखना बहुत आसान है। सबसे पहले हम देखें कि एक हीमोफिलिक पुरुष, तो हीमोफिलिक पुरुष के लिए संकेत क्या होगा, 44XH। तो ये नीचे हम लिख दें हीमोफिलिक पुरुष, जिसका संकेत है 44XH। इसका विवाह यदि एक सामान्य स्त्री से हो तो सामान्य स्त्री के लिए 44XX, क्योंकि स्त्री के पास 2X गुणसूत्र होते हैं और सामान्य स्त्री है इसलिए उसके ऊपर हमने H नहीं लगाया और यहाँ हमने लिख दिया सामान्य स्त्री। अब इन तो किसी सामान्य पुरुष में यहाँ पे XY होगा, है ना। पुरुष के लिए, हीमोफिलिक पुरुष के लिए 44XHY और सामान्य स्त्री के लिए 44XX। अब इनके युग्मक किस तरह से बनेंगे तो हम देखें कि इसमें या तो युग्मक 22XH वाला बनेगा और या फिर युग्मक 22Y वाला बनेगा, क्योंकि पुरुषों में दो तरह के गुणसूत्र होते हैं X और Y। तो एक प्रकार के युग्मक बनेंगे 22XH वाले और दूसरे प्रकार के युग्मक बनेंगे 22Y वाले। स्त्रियों में 44XX, इसलिए दोनों युग्मक एक समान बनेंगे। तो यहाँ पर हम बनाएं दोनों युग्मक एक समान 22X और 22X। यहाँ हम लिख देंगे युग्मक या गैमेट्स। अब जब इनका संयोग होगा तो मान लीजिए ये पहला युग्मक अगर इसके साथ संयोग करता है तो यहाँ, तो इधर पर हम देखें ये दोनों युग्मक के मिलने से एक साथ 22XH और 22Y, यानी जो संतान होगी, अगर हम इसको इस तरह से बना दें तो जो संतान होगी उसके पास ये 22, यहाँ से 22XH और यहाँ से 22X। क्योंकि दोनों X गुणसूत्र हैं इसलिए संतान क्या होगी, लड़की होगी और उसके पास एक X के ऊपर H है। तो हम कहेंगे रंग वर्णांधता वाहक लड़की, वाहक डॉटर या लड़की। इसी तरह से अगर इसका संयोग इस दूसरे वाले युग्मक के साथ होता है तो इस तरह से हम क्या देख रहे थे, एक हीमोफिलिक पुरुष का विवाह अगर एक सामान्य स्त्री से होता है तो हीमोफिलिक पुरुष में दो प्रकार के युग्मक बनते हैं, 22XH वाला और 22Y वाला, और सामान्य स्त्री में एक ही प्रकार के युग्मक बनते हैं 22X 22X वाले। अब अगर मान लीजिए इस वाले युग्मक का संयोग इस युग्मक से होता है तो जो संतान होगी वो हीमोफीलिया वाहक स्त्री या हीमोफीलिया वाहक लड़की, कुछ भी लिख सकते हैं। तो हीमोफीलिया वाहक स्त्री लिख दें या हीमोफीलिया वाहक लड़की। इसी तरह से अगर
इस युग्मक का संयोग इस दूसरे युग्मक से होगा तो भी वही रिजल्ट आएगा। यहाँ पर भी ये देखिए आप संकेत, यहाँ से 22xh और इधर पर भी 22x, माने यहाँ जैसा था उसी तरह से यहाँ 22xh 22x, माने ये भी हीमोफीलिया वाहक लड़की। तो इस तरह से ये पूरा दोनों प्रकार के 50% लड़कियां जो हैं वो हीमोफीलिया वाहक हैं। अब अगर मान लीजिए इस वाले युग्मक का संयोग इस युग्मक से होता है स्त्री के तो हम इसको इस तरह से डॉट डॉट से बना दें। इधर जो रिजल्ट आएगा उसको हम देखें, यहाँ पर क्या लिखा है 22y और इधर पर क्या लिखा है 22x। तो जब हम यहाँ लिखते हैं तो x को सामने कर देते हैं, तो 22x और 22y। अब x और y दोनों गुणसूत्र हैं और कहीं पर भी हीमोफीलिया का जीन नहीं है, तो यहाँ हम लिखेंगे सामान्य पुरुष या सामान्य लड़के, यानी जो संतान होंगी वो सामान्य लड़के या सामान्य पुरुष कुछ भी लिख सकते हैं। अब अगर इस युग्मक का संयोग इस युग्मक से होता है तो फिर यहाँ पर 22x है, यहाँ 22y है, तो ये देखिए 22x और 22y, तो यहाँ पर भी सामान्य पुरुष। तो यहाँ हमने क्या देखा कि एक हीमोफिलिक पुरुष का और एक सामान्य स्त्री की अगर शादी होती है तो उन दंपत्ति की जो संतान है उसमें हमने हीमोफीलिया की वंशागति देखी। ऐसी दंपत्ति की संतान में कोई भी संतान को हीमोफीलिया रोग नहीं है। ऐसा हमने क्यों कहा? क्योंकि जो लड़कियां बनी वो हीमोफीलिया की वाहक हैं, परंतु उनको हीमोफीलिया रोग नहीं है। उनके एक्स गुणसूत्र पर ये हीमोफीलिया का जीन तो है पर हीमोफीलिया रोग उनको नहीं है। ऐसे ही जितने भी पुरुष बने वो सब सामान्य पुरुष बने, ये भी सामान्य और ये भी सामान्य, अर्थात ऐसे दंपत्ति की संतान में हीमोफीलिया रोग दिखाई नहीं होता देता। और 50% अगर हम इसी को लिख लें यहाँ, तो जितनी भी लड़कियां बनती हैं वो पूरी की पूरी लड़कियां, यानी अगर हम एक साथ बोले तो हम ये भी बोल सकते हैं कि पूरी 100% गर्ल्स जो होती हैं वो कैसी होती हैं? हीमोफीलिया की वाहक। 100% लड़कियां हीमोफीलिया की वाहक, यानी अगर उनकी संतान केवल लड़कियां ही होती हैं तो सारी लड़कियां हीमोफीलिया की वाहक होंगी। इसी तरह से अगर उनके यहाँ लड़के होते हैं तो पूरे 100% पुरुष या लड़के सामान्य होंगे। या यहाँ अगर हम रिजल्ट देख रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि 50 पूरी संतानों में से 50% लड़कियां हीमोफीलिया की वाहक और 50% पुरुष जो हैं वो हीमोफीलिक नहीं है, सामान्य पुरुष हैं। तो इस तरह और भी कई क्वेश्चन आते हैं। तो आइए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, रंग वर्णांधता वाहक स्त्री तथा रंग वर्णांध पुरुष में वर्णांधता की वंशागति समझाइए। अब यहाँ पर जैसा मैंने शुरू में बताया है, रंग वर्णांधता वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता, और संकेत भी बताए हैं। यहाँ हम देखें रंग वर्णांधता वाहक स्त्री, तो हम यहाँ लिखें रंग वर्णांधता वाहक स्त्री। अगर इसके लिए क्या संकेत लेंगे हम? 44xcx, क्योंकि रंग वर्णांधता वाहक स्त्री है, यानी इस स्त्री को रंग वर्णांधता का रोग नहीं है पर ये वाहक है क्योंकि इसके एक एक्स पर रंग वर्णांधता का जीन अप्रभावी रूप में है। इसका विवाह अगर एक रंग वर्णांध पुरुष से होता है, तो यहाँ हम लिखें रंग वर्णांध पुरुष। तो रंग वर्णांध पुरुष के लिए संकेत क्या होगा? 44xcy।
पुरुष में एक एक्स गुणसूत्र होता है और एक वाई। अगर पुरुष के एक एक्स गुणसूत्र पर भी रंग वर्णांधता का जीन अप्रभावी रूप में होता है तो पुरुष रंग वर्णांध हो जाते हैं। लेकिन अगर स्त्री के एक एक्स पर अगर रंग वर्णांधता का जीन अप्रभावी होता है तो भी स्त्री रंग वर्णांध नहीं होती, वो रंग वर्णांधता की वाहक रहती है क्योंकि दूसरे एक्स पर सामान्य जीन है। अब हमको इनसे उत्पन्न संतानें देखना है, तो सबसे पहले हम देखें कि युग्मक कैसे बनेंगे। रंग वर्णांधता वाहक स्त्री के शरीर में दो तरह के युग्मक बनेंगे। कौन से युग्मक होंगे? 22XC और दूसरा युग्मक होगा 22X। इसी तरह से जो रंग वर्णांध पुरुष हैं उसके शरीर में भी दो प्रकार के युग्मक बनेंगे। पहला होगा 22XC वाला और दूसरा होगा 22Y वाला। अब अगर मान लीजिए इनकी संतानें कैसी होंगी, यहाँ तो हम लिख दें युग्मक। अगर इस वाले युग्मक का संयोग इस युग्मक से होता है तो संतान होगी उसके पास 22XC और 22XC। ये इसके XC और ये 22XC, माने 44XC XC गुणसूत्र होंगे। तो ऐसी संतान पहली चीज़ तो लड़की होगी और दूसरा वो रंग वर्णांध होगी। तो हमने लिख दिया रंग वर्णांध, यहाँ पीछे लड़की भी लिख सकते हैं तो यहाँ लिख दें हम ये। तो ऐसी संतान कैसी होगी? रंग वर्णांध लड़की होगी। फिर अगर इसका संयोग इस दूसरे वाले युग्मक के साथ होगा तो रिजल्ट क्या आएगा देखें। ये देखिए 22XC और इधर से 22Y। तो ये संतान क्या होगी? लड़का होगी। और अगर एक एक्स पे भी C है तो हम लिखेंगे रंग वर्णांध लड़का। ठीक है। इसी तरह से अब इस वाले युग्मक का संयोग अगर इस पहले युग्मक से होता है तो फिर इसी तरह से बनाएं 22X 22XC। अब आप देख रहे होंगे टोटल कितने गुणसूत्र हो गए? 44XCX। तो यहाँ पर रंग वर्णांधता वाहक लड़की। अब हमने रंग वर्णांधता वाहक लड़की क्यों लिख दिया? क्योंकि एक एक्स पे तो C है और दूसरे एक्स पर C नहीं है। इसी तरह अगर इस गुणसूत्र इस युग्मक का संयोग इस वाले युग्मक के साथ होता है तब क्या रिजल्ट आएगा? देखिए यहाँ से 22X और इधर से 22Y। ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर टोटल कितने गुणसूत्र हो गए? 44XY। क्योंकि 44XY XY गुणसूत्र किसके लिए हैं? पुरुष के लिए। और किसी भी X पे रंग वर्णांधता का जीन नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे सामान्य पुरुष। तो एक बार दोबारा पूरा देख लें। प्रश्न क्या था? रंग वर्णांधता वाहक स्त्री और रंग वर्णांध पुरुष में वर्णांधता की वंशागति। माने स्त्री कैसी थी? रंग वर्णांधता वाहक थी। पुरुष कैसा था? रंग वर्णांध था। इनमें जब युग्मक बने तो युग्मक बनने के बाद जब संतानें पैदा हुई तो संतान में संभावना क्या होती है? रंग वर्णांध स्त्री या लड़की हो सकती हैं 25%, 25% हो सकते हैं रंग वर्णांध लड़के, 25% हो सकती है रंग वर्णांधता वाहक स्त्री और 25% हो सकते हैं सामान्य पुरुष। तो इस तरह से हमने आज आपको हीमोफीलिया और रंग वर्णांधता के
एक एक उदाहरण लेकर बताए हैं, पर इससे संबंधित अनेक प्रश्न आते हैं जिनमें बार बार चेंज कर दिया जाएगा प्रश्न। अगर मान लीजिए इसी का प्रश्न बदल जाए और तो हमको केवल क्या मालूम होना चाहिए, संकेत मालूम होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर लिखा हो रंग वर्णांधता वाहक स्त्री का विवाह, यहाँ लिखा है रंग वर्णांध पुरुष से, और अगर यहाँ सामान्य पुरुष आ जाए तो केवल हमको यहाँ पे संकेत बदलना पड़ेगा। तो शुरू में अभी मैंने वीडियो में बताया था आपको, तो वो संकेत आपको याद रखना है कि सामान्य स्त्री अगर है तो 44x गुणसूत्र, सामान्य पुरुष है तो 44xy गुणसूत्र, अगर रंग वर्णांधता की वाहक स्त्री है तो 44xc गुणसूत्र, और अगर रंग वर्णांध स्त्री है तो 44xc दोनों x पर रंग वर्णांधता का जीन होगा, और पुरुष कभी वाहक नहीं होते। तो इस तरह अगर हमको संकेत याद हैं तो हम किसी भी तरह का प्रश्न आए उसका रिजल्ट निकाल सकते हैं।